रिजल्ट 14 जून को आना रहता है, रिजल्ट आता है 4 को, क्योंकि 4 को कोई आम तारीख नहीं है। मुझे लगता है डॉक्टर आशा की जिनकी सेलेक्टेड है, जिनकी रैंक है, बल्कि वो ज्यादा चाहते होंगे कि और 10 सिर्फ वही लोग हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिले या फिर में इन्वॉल्व। तो सीसीटीवी नहीं थे। इसी तरह सेंसस पे जो पेपर रखने की जो प्रक्रिया थी उसमें भी वायलेशन हुए होंगे। उनको मेंटल हेरेसमेंट हुई है, उनका फाइनेंशियल लॉस हुआ है, दोबारा कैसे पढ़ेंगे वो? इनको तो फाइनेंशियल द एनटीए शुड बी टेकन टू कोर्ट फॉर कॉम्पेंसेशन। तुम निकले थे लेनी फराज सूरज की सुर्ख गवाही में, पर आज स्वयं टिमटिमा रहे हो जुलूस नौकरशाही। ये अगर हमने करेक्टिव स्टेप नहीं लिया और बच्चों को चांस नहीं दिया एग्जाम में दोबारा बैठने का, तो ये सारे बच्चों का पूरी शिक्षा प्रणाली क्या पूरे तंत्र से विश्वास उठ जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है दया। 4 जून 2024 को नीट 2024 का जैसे ही रिजल्ट आता है, पूरे देश में एक सुगबुगाहट शुरू हो जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़ है। आज 3 हफ्ते गुजर चुके और अब नज़र आता है कि यहाँ तो हर जगह गड़बड़ ही गड़बड़ है। नीट 2024 एक बहुत बड़ा स्कैम साबित होने जा रहा है। द पेस मेकर्स एक फास्टेस्ट मेडिकल न्यूज़ पोर्टल है और नीट 2024 के इस कैंपेन से शुरू से ही जुड़ा हुआ है। नीट 2024 से रिलेटेड छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं और आज हम लोग पहली बार एक वीडियो पोस्टकास्ट शुरू करने जा रहे हैं और हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा द पेस मेकर्स के को फाउंडर डॉक्टर राजशेखर यादव को। डॉक्टर राजशेखर यादव एक सीनियर फिजिशियन है, ब्लॉगर है और इस नीट 2024 के कैंपेन से शुरू से ही जुड़े हुए हैं। ओवर टू डॉक्टर राजशेखर यादव। थैंक यू अजय। आपने बिल्कुल सही कहा कि नीट 2024 अब इतना विवादास्पद हो चुका है। इसमें पहले दिन से इतनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज हुई हैं, इसमें इतनी ज़्यादा नेग्लिजेंस है कि अब इसकी क्रेडिबिलिटी है, इसकी सैंक्टिटी है, वो बिल्कुल स्टूडेंट्स के मन में और आम जनता के मन में बिल्कुल खत्म हो चुकी है। स्टूडेंट्स नहीं बल्कि अब तो आम व्यक्ति, सड़क पे चलता हुआ, गली में मिलता हुआ चलता हुआ व्यक्ति भी बात करता है कि एनटीए है, उसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। आम व्यक्ति कहता है कि नीट दोबारा होनी चाहिए। आम व्यक्ति साफ स्पष्ट देख पा रहा है कि नीट में कितने इरेगुलरिटीज हुई हैं और बल्कि अब तो इसको स्कैम कहा जा रहा है। तो आज के इस पॉडकास्ट में मैं अपने सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। हमारे साथ एम्स जोधपुर के रेडियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह खेरा हैं। हमारे साथ हर्षीन हैं जिन्होंने नीट 2024 में बहुत अच्छा स्कोर किया, लेकिन वो बहुत दुखी हैं रिजल्ट आने के बाद जो भी परिस्थितियां बनी। हमारे साथ एक और नीट एस्पिरेंट हर्षित हैं मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। आप सभी का इस पॉडकास्ट में स्वागत है। ओवर टू अजय। तो सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहूँगा हर्षिन से। हर्षिन, व्हाट्स योर स्कोर एंड रैंक and what college you were expecting after the exams, and now after the result have been declared, why are you so aggrieved? So my score is 696 and I got a rank of 2647 and ये बुरा लग रहा है because जो रैंक हमने एक्सपेक्ट की थी वो इस मार्क्स पे वो नहीं आई है compared to all those ranks I could have gotten in the previous years। बहुत almost like 5 times increase है उसमें एंड आई एम एक्सपेक्टिंग एसएमएस जयपुर राइट नाउ थ्रू स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा से बेटर अभी यही है। सो दैट इज एंड ये इट इज अबाउट रैंक, नॉट अबाउट सिलेक्शन फॉर मी। हर्षिन, आपको कैसा लग रहा है रिजल्ट आपने जब एग्जाम के बाद अपना स्कोर कैलकुलेट किया था तो 696 आया होगा। आपने पिछले साल के हिसाब से क्या रैंक एक्सपेक्ट की थी? सो अराउंड 500 तो आ जानी चाहिए थी मतलब। और आपने बताया कि अब आपकी रैंक 3000 से भी ऊपर आ रही है। 2600। 2600 है। तो रिजल्ट आने के बाद आपको शौक लगा होगा मेरे बहुत ख्याल से ज्यादा। रैंक देख के। यस। और आपने पिछले एक महीने में जरूर कुछ सपने देखने शुरू कर दिए होंगे कि अब मुझे ये कॉलेज मिलेगा। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत दुख हुआ होगा। और जब ये खबरें आने लगी कि इस नीट में स्कैम हुआ है, बहुत इरेगुलरिटीज हुई हैं, बहुत से बच्चे हैं वो पेपर लीक के कारण ऊपर आए हैं, तो कैसा लगा आपको? सर ये मतलब ऐसा लगा कि आपकी हमारी 2 साल की मेहनत हम करें और उस दिन एग्जाम दें और एग्जाम के दिन भी आप अच्छा परफॉर्म करें और उसके बाद बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की नेग्लिजेंस की वजह से इतने
ज्यादा इरेगुलरिटीज जो आ रही है उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, बट फिर वो रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है जिसके लिए हमने मेहनत की थी। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ कि भारत में जो कंपटीशन लेवल है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, और खासतौर से नीट और जेई में इतना हाई लेवल का कंपटीशन है, क्योंकि हर पेरेंट है वो अपने बच्चे को नीट और जेई में भेजना चाहता है। हम देख रहे हैं कि 24 लाख बच्चे इस कंपटीशन में अपीयर हुए, और ऑलरेडी कंपटीशन इतना ज्यादा है, और उस पर यदि आपको ये पता चले कि इसमें तो स्कैम हुआ है, पेपर लीक करके हजारों बच्चे अंदर घुस गए हैं, तो एक 17-18 साल के बच्चे के मन पर क्या गुजरती होगी, उसका सिस्टम पे कितना विश्वास रहता होगा अजय, क्यों हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं अजय। नहीं नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली। मतलब ये सोचते हुए भी बड़ा मतलब ऐसा लगता है कि इतने प्यारे से छोटे छोटे बच्चे इतनी तेज, जो अभी हीट स्ट्रोक चल रहा है, गर्मी चल रही है, उसमें अब सड़कों पे आंदोलनरत है। जबकि इनको तो अभी तैयारी करनी चाहिए थी कोई कॉलेज ज्वाइन करने की, और मतलब बड़ी कितनी त्रासदी है ये वाली सिचुएशन, इसके तो कल्पना से भी बाहर है ये। एक और स्टूडेंट हमारे साथ हैं, हर्षित मिर्जापुर से। हर्षित, आप अपना अनुभव बताएं, रिजल्ट के बाद, एग्जाम के बाद आपकी क्या फीलिंग्स थी, और फिर रिजल्ट आया तो कैसे आपके सपने आपने देखा कि टूट गए हैं, आपका स्कोर कितना था, आपकी रैंक कितनी आई है, आप बताएं। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ हमारे आज के एंकर डॉक्टर अजय का, और प्रोफेसर रेडियोलॉजी निम्स भोपाल और डॉक्टर पुष्पेंद्र सर का, और आपका राज सर का। सर, ये जो नीट का एग्जाम हुआ है 2024 का, ये नीट 2024, इसको मैं एक शब्द में कहूँ, इट इज अ बिगर स्कैम देन स्कैम 1992। जो हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट में जो स्कैम किया था, जो 20,000 करोड़ का स्कैम था, ये जो नीट 2024 का स्कैम है, जिसमें 25 लाख बच्चे डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, और कम से कम 1,25,00,000 ऐसे लोग होंगे, उनके परिवार के सदस्य, जो इसमें डायरेक्टली अफेक्टेड। और ये एग्जाम नहीं, एक तरह का एक पूरा मजाक बना गया। ये मजाक है परीक्षा तंत्र का, शिक्षा व्यवस्था का, स्वास्थ्य व्यवस्था का। ये बच्चों से एकदम एक भद्दा मजाक किया गया। जो वो बच्चे जो 3-3 साल तक, 4-4 साल तक एक 10x12 के कमरे में रह के अपनी वही एनसीईआरटी की किताब पढ़ रहे हैं, दिन भर दिन में टेस्ट दे रहे हैं, कोई किसी फेस्टिवल में घर नहीं जा रहे हैं, ये सारी सेक्रीफाइस करने के बाद जब वो एग्जाम देकर आते हैं, तो एग्जाम तो बहुत अच्छा जाता है, नंबर भी भाई बड़े अच्छे आते हैं उनके, वो खुशी में रहते हैं एक महीने भर। फिर जो रिजल्ट 14 जून को आना रहता है, वो रिजल्ट आता है 4 जून को। और 4 जून मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 4 जून कोई आम तारीख नहीं है, ये इंडियन पॉलिटिक्स की 2024 की एक बहुत बड़ी तारीख है। इस तारीख में पूरी मीडिया जो थी, नेशनल मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, पूरी सबकी निगाहें हमारे काउंटिंग पे एकदम केंद्रित थी। और रिजल्ट आता है, और 4 बजे जैसे ही रिजल्ट थोड़ा मझधार में फंसता है, तो एनटीए बहुत चालाकी से, जिस दिन एनटीए की छुट्टी रहती है, राष्ट्रीय छुट्टी रहती है, उस दिन ये रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं बड़ी चालाकी से। आज तक ये कोई भी काम होना पंचुअलिटी से नहीं करते, लेकिन रिजल्ट डिक्लेरेशन में बहुत पंचुअल, पहली बार। चलिए मान लेते हैं कि आपका सिस्टम बहुत अच्छा है, आपने बड़ा बढ़िया रिजल्ट प्रिपेयर कर दिया, आपने ओमान मशीन में सब चेक कर लिया, आपने पब्लिश कर दिया। लेकिन कहा जाता है ना कि जो कोई क्रिमिनल होता है तो क्राइम करता है तो कुछ ट्रेस भी छोड़ के जाता है। तो रिजल्ट आता है तो शाम को हमें पता चलता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 719 और 718 नंबर आए, जो कि टेक्निकली किसी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के हिसाब से सही बैठता ही नहीं। और जिसके जवाब में 2 दिन चिल्लाने के बाद एनटीए अपना एक ग्रेस मार्क ट्विटर पे बोलता है कि हमने ग्रेस मार्क दिया, और अभी तक वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, तो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी बैक कर जाते हैं कि नहीं भाई, ग्रेस मार्क उन्होंने फ्लॉन्ट किया। अब सर, मैं इसको बहुत ज्यादा खींचते हुए अपना मोनोलॉग नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं इससे जितनी भी स्टूडेंट कम्युनिटी है उसे बहुत असंतुष्ट है। इसलिए सर, मैं इसमें एक निराशा का भाव है बच्चों के मन में, और आगे आप सर जो भी बात करेंगे हम उस पर भी और अपना राय रखें। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ आपकी जो भावनाएं हैं वो आपने बहुत अच्छे से व्यक्त किए हैं, और कैसा लगा होगा आपको, कितना दुख हुआ होगा आपने रिजल्ट के बाद, कौन सा कॉलेज मिलेगा आपको, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के हैं, तो मुझे लगता है कि आपका स्कोर, आपने कितना बताया, 67 स्कोर था आपका, कितना स्कोर था यस आपका सर, आपसे? मेरा मेरा स्कोर 667, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आरएमएल कॉलेज या कोई भी
जो न्यूअर एम्स हैं वो मेरे को मिल जाते इस स्कोर पे, अगर हाँ मैं हाँ। पिछले साल के रैंक इन्फ्लेशन को भी कंसिडर कर लेता तो मैं पांच रैंक नंबर इन्फ्लेशन 10 की नंबर बात हम बफर। आगे करेंगे। और अब मुझे लगता है कि हाँ 667 पे तो उत्तर प्रदेश में आपको कोई रिमोट एरिया का कॉलेज मिलेगा। या आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिमोट एरिया लेकिन कॉलेज सिक्स जो सेवन कि जो 67 पे रैंक कौन सी है डॉक्टर राशिद? राशिद भाई या रैंक इट्स कौन सी? रैंक है 17,000 के अराउंड, 17,000। 17,000 में। which was expected to be 4,3,800 as per the last year. मतलब ये देखो हम्म। डॉक्टर राशिद, कितना शॉकिंग रहा होगा रिजल्ट देख के बच्चों की, यार ये क्या रैंक आ गई, ऐसा ऐसा क्या कर दिया, बिल्कुल इतना तो बिल्कुल। बेकार और पेपर नहीं एक और, होता। मैं हर्षित और हर्षिन की बात सुन के एक और चीज मुझे समझ में आ रही है कि अभी एक ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि वो बच्चे जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो रहे हैं डिस्पाइट दिस रैंक इन्फ्लेशन, वो नहीं चाहते कि रीनीट हो। और मैं, मेरे सामने दोनों बच्चे बिल्कुल लाइव एग्जांपल है। एक हर्षिन की जो बिल्कुल। स्कोर है वो 696 है, हर्षित है 667 है। इन दोनों को कॉलेज मिलेगा डिस्पाइट ऑल दी इरेगुलरिटीज, जितने भी घपले घोटाले स्कैम हुए उसके बावजूद इन दोनों बच्चों को अभी कॉलेज मिलेगा। लेकिन बिल्कुल ये बिल्कुल सर, रिजल्ट बिल्कुल से सर ये संतुष्ट नहीं है और ये चाहते हैं कि दोबारा एग्जाम हो। क्यों हर्षित, आप चाहते हो? सर ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, गवर्नमेंट अपनी सत्ता का बहुत बेहतरीन तरीके से उपयोग कर रही है। इसका हमें एक नमूना देखने को मिल रहा है कि गुजरात में कुछ कथित 100-200 बच्चों को जिनके नंबर 600 से ऊपर हैं कि नहीं है, उनको बैठा के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये बच्चे रीनीट नहीं चाहते हैं। लेकिन सर वो सारे बच्चे रीनीट चाहते हैं जिनके नंबर नंबर 690 से ऊपर है, 700 नंबर से ऊपर है। जो भी सिलेक्टेड बच्चे हैं वो भी नंबर चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मुझे कॉलेज मिल भी जाता है 670 नंबर पे, तो 670 नंबर का वो कॉलेज मुझे मिलेगा जो पिछले साल 610 नंबर पे मिला था। अगर रीनीट भी होता है तो मेरा बहुत मेजर लॉस होता है, तो मेरे 60 नंबर कट जाएंगे, मेरे 610 नंबर तो फिर भी आएंगे। तो वो भाई मैंने ड्रॉप लिया, मेरे 590 नंबर थे पिछले साल, मेरे को 10 नंबर गेन करना था। तो वो कॉलेज तो मुझे तब भी मिल जाएगा रीनीट के बाद भी, अगर मैं परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं करता हूँ तब भी। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आपके संपर्क में बहुत से बच्चे होंगे जिनका स्कोर जी 660, बिल्कुल बिल्कुल। 670, 680 होता है। मे, तो अधिकतर मेरे बच्चों की क्या ओपिनियन है आपके ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, सोशल मीडिया मेरे पे क्या मेरे देख पा रहे हैं आप? मेरे सर मैं एक लीड भी कर रहा हूँ, मैं पिटिशनर भी हूँ सुप्रीम कोर्ट में। और मेरे अंडर मेरे 770 बच्चों के पिटीशन मैंने खुद फाइल की है जो हमारे ग्रुप में है, और जो 770 के 770 बच्चे सिलेक्टेड हैं, दे आर स्कोरिंग अबव 660 एंड दे वांट द एग्जाम टू बी स्क्रैप्ड एंड अ न्यू फ्रेश रीनीट शुड बी देयर फॉर देम, सो दैट दे ओके। परफॉर्म एंड बहुत दे अच्छी गेट बात देयर बताई डिजायर्ड जैसे कॉलेज। अर्षित ने, बहुत ही सही बात बताई, क्योंकि मुझे लगता है डॉक्टर आशिया के ज्यादा जिनकी जिनकी सेलेक्टेड है, जिनकी रैंक है, बल्कि वो ज्यादा चाहते होंगे कि रीनीट हो, क्योंकि वो ऑलरेडी रैंक होल्डर्स है, उनके उनमें कॉन्फिडेंस है कि वो तो इतने नंबर्स को आराम से ले ही आएंगे, तो बल्कि वो लोग तो ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे वापस से रीनीट। बिल्कुल और बिल्कुल। सर, और हाँ सर हर्षित। मैं सॉरी टू इंटरप्ट बट जो रैंक होल्डर है वही अफेक्टेड पार्टी, आप ये देख नहीं पा रहे। जो रैंक होल्डर है वही अफेक्टेड पार्टी इस वजह से है क्योंकि अल्टीमेटली कॉलेज उन्हें जाना है, 2024 बैच का टैग उनके ऊपर लगना है। टैग उनके ऊपर नहीं लगने वाला है जो इस बार कॉलेज नहीं जा रहे हैं, तो ये टैग लेके जाएंगे। तो ये एक राष्ट्रीय, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है नीट पेपर लीक। तो हर बच्चे को एक दूरबीन की नजर से देखा जाएगा कि भाई ये बच्चा भी तो कहीं तो फ्रॉडस्टर हो सकता है, आप कैसे प्रूफ करोगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। एक मेडिकल कॉलेज में आज भी मुझे, मेडिकल कॉलेज से निकले हुए 30 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारे बैच को 92 का बैच कहा जाता है। इसी तरह मुझे लगता है कि डॉक्टर अजय का भी यही 92 एक्सपीरियंस बैच। होगा कि बैच की जो पहचान होती है उस साल से होती है। और यदि 2024 वाले बच्चे जब मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, उसके बाद सोसाइटी में प्रैक्टिस में जाएंगे, तो इनको हमेशा शक की दृष्टि से देखा जाएगा। और मुझे लगता है कि ये भी बहुत बड़ा कारण है कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो अपने इस बैच को एक ऐसे बैच के रूप में कभी भी नहीं देखना चाहेंगे कि सोसाइटी में उनको इस दृष्टि से देखा जाए कि उस बैच के स्टूडेंट्स हैं जिसमें इतना बड़ा स्कैम हुआ था। क्यों बिल्कुल हर्षिन, डॉक्टर आपका क्या आशिया के कहना ज्यादा। है? सर मतलब इसमें इसके ऑपोजिशन भी हो रही है कि रीनीट नहीं होना चाहिए, कि बच्चे कह रहे हैं कि हमारी मेहनत थी और अब हमने एक महीने से, मतलब अब 2 महीने होने वाले हैं तो पढ़ाई नहीं की है। तो आई वुड से कि आपने 2 साल पढ़ाई की है, उसके आगे 2 महीने क्या है, मतलब वापस वो पढ़ना इतना आसान नहीं है। बट अगर आपने कर रखा है तो इट इज अबाउट रिविजन। ऐसा तो नहीं है कि आप 2 महीने में सब कुछ भूल चुके हो। तो जिनकी रैंक अच्छी आई है उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके 10 नंबर कम भी आ गए उसमें भी आपकी रैंक बेटर ही होगी, बिकॉज इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हुआ है। और जिनके नंबर अच्छे आए हैं, जिसमें एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, जैसे 640 660 की लेन में, उनको जितना इतना अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा। और कुछ लोगों का तो 650 में भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, विच इज अ वेरी गुड स्कोर। तो ये सबके लिए ही एक अपॉर्चुनिटी है, और डर सिर्फ वही लोग रहे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिले या जो चीटिंग में इन्वॉल्व है।
हमारे साथ और डॉक्टर पुष्पेंद्र बिल्कुल भी हैं, जो खुद एक बिल्कुल सर। बहुत प्रतिष्ठित संस्थान में प्रोफेसर हैं, और एक पिता के रूप में भी वो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अजय, मुझे लगता है कि या उनके विचार भी जानना हमारे को या जरूरी है। डॉक्टर पुष्पेंद्र सर से मैं जानना चाहूँगा इस सर एनटीए के रोल के बारे में। सब कुछ जो भी उभर के जो सेंटर फिगर आ रहा है वो एनटीए आ रहा है, एनटीए 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 चारों तरफ। तो आप कैसा देखते हैं एनटीए का रोल, कितना क्या है इसके पीछे? सर नमस्कार। मैं एनटीए के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। इस बार जब मेरी बेटी ने नीट दिया तो पता चला कि ये एक एजेंसी है जो कि ये सारे हायर एजुकेशन एग्जाम कराती है। तो एक विश्वास होता है स्टूडेंट, पेरेंट, फैमिली के मन में कि जो एजेंसी एक इतना उच्च स्तर का अगर इम्तिहान करा रही है, एग्जाम करा रही है, तो एक क्रेडिबिलिटी होगी। ठीक है, हम सब ने माना कि वो क्रेडिबिलिटी है एंड वी रजिस्ट्रेशन उस पर हुई। उसके बाद के प्रकरण मैं बताऊंगा, पर एक चीज ये हम सोचते हैं कि कम से कम एक एग्जाम लेवल प्लेइंग फील्ड मैं यूज करूंगा, वो होना चाहिए एक एग्जाम में, जो कि बिल्कुल एब्सेंट था। जो धीरे धीरे पढ़ते खुली वो पता चला। राइट फ्रॉम द बिगनिंग सर, इन्होंने जब रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड की, पहले एक हफ्ता 9 मार्च तक आखिरी तिथि थी, उन्होंने 16 मार्च तक की। चलिए मान सकते हैं कि वो बढ़ा दी। उसके बाद इन्होंने रजिस्ट्रेशन की जो तिथि थी, डेट थी, वो 8 और 9 अप्रैल को फिर से एक बार विंडो खोली गई, रजिस्ट्रेशन विंडो, जिसका एक्सप्लेनेशन ये दिया गया कि स्टेक होल्डर्स की तरफ से ये मांग आई थी। पहली चीज ये कि जो बच्चा या जो भी स्टूडेंट 2-3 साल से इस एग्जाम की पढ़ाई कर रहा होगा, वो क्या एक महीने में इस चीज के लिए रजिस्टर नहीं करेगा, जब तक कि देश के दूरगामी क्षेत्रों में भी इंटरनेट की सुविधा पहुंच गई है। और एक महीना कम नहीं होता, एक महीना, इनफैक्ट एक महीने से ज्यादा ही है, आपने 36 दिन दिए हैं। तो क्या ऐसी आफत आन पड़ी कि कुछ स्टेक होल्डर्स जो कि डिक्लेयर नहीं हुए, उनके लिए रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हुई। बहरहाल वो भी चीज बाद में पता चली कि कितने थे, वो 24,000 थे, वो सम नहीं थे। उसके बाद जो एग्जाम की चीज है वो तो मैं आऊंगा ही कि कैसे सारी चीजें आई हैं, एफआईआर वगैरह दर्ज हुई हैं। आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर करने की जो डेट है वो बाय एंड लार्ज सैक्रोसेंट होती है। यूपीएससी की मैं इंटरप्ट करूंगा डॉक्टर सॉरी। पुष्पेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा। जो जी एग्जाम जिस तरीके से कंडक्ट कराया गया, अभी पिछले दिनों एक इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट आई थी जिसमें एक थर्ड पार्टी ऑडिट हुआ, और उसमें ये जानकारी सामने आई कि जो सीसीटीवी थे, जो हर कमरे में 2 सीसीटीवी होने चाहिए थे, वो 44% जो सेंटर्स थे उसमें सीसीटीवी नहीं थे। इसी तरह जी सेंटर्स सर। पे जो पेपर रखने की जो प्रक्रिया थी उसमें भी वोलेशन हुए, उनके पास प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं थे, और जिस तरीके से पेपर को रखना जाना था वो नहीं रखा गया था। तो मुझे लगता है कि इवन जब जिस दिन एग्जाम हो रहा था उस दिन भी इन्होंने ग्रॉस वॉयलेशन किए हैं। और सर ये इन्होंने रैंडम चेक किए थे 300 सेंटर पे, उनमें से 46% में एब्सेंट थे। हो सकता है ये फिगर कहीं ज्यादा हो, अगर 4750 जो टोटल उनका अगर आकलन किया गया होता। उसके बाद जैसा एक और चीज सर है कि इंडियन एक्सप्रेस की उसी रिपोर्ट में ये जिक्र था कि जो बायोमेट्रिकली वेरीफाइड स्टाफ था, जिनको उस दिन वहां मौजूद होना था फॉर ड्यूटी, एट मेनी प्लेसेस दे वर रिप्लेस्ड बाय न्यू पीपल। So is एग्जैक्टली। this not such a big question mark on the entire authenticity of conducting the exam? कि एक एग्जाम जिसकी सारी चेन ऑफ कस्टडी इतनी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से प्रिंट होके वो पहुंचता है एग्जाम सेंटर में और कैंडिडेट के हाथ में, तो वो आप कहाँ उसको इतना कहाँ सेफ्टी है उसकी? इसमें डॉक्टर पुष्पेंद्र बिल्कुल मैं एक बिल्कुल। बात जानना चाहूंगा कि इसमें दो चीजें हैं। एक तो अपन ये कह सकते हैं कि एनटीए के पास रिसोर्सेज की कमी रही होगी, तो उसकी वजह से ये क्या है कि ये चीज हो गई अपने आप की तरफ से एक्सीडेंट। लेकिन ये क्लियर कट एविडेंसेस, आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें एनटीए के ऑफिशियल्स की मिली भगत है? डेफिनेटली कहीं ना कहीं 100%, जिसकी वजह से अदरवाइज इतना पॉसिबल नहीं जिस हिसाब से लार्ज स्केल पे ये सब कुछ हुआ है। सर अब वो दैट्स इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बट जैसे कहा जाता है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, तो वो एक नहीं, पांचों उंगलियां उसी तरफ पॉइंट कर रही हैं। अगर इतनी अगर अनियमितता नहीं हुई होती तो क्या सरकार इतना बड़ा कदम उठाती कि डायरेक्टर एनटीए को हटाया जाता?
एक नई कमेटी बिठाई गई कि आगे के इम्तिहान एग्जाम किस तरह अच्छे हों। वो 7 पीपल जो हैं रिप्यूटेड प्रोफेशनल्स हैं, 6 और एक जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसका हिस्सा है, तो 7 लोग ये हैं। एक्स डायरेक्टर एम्स दिल्ली हैं, इसरो के एक्स चेयरमैन हैं। तो आप मान रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी गलती हुई जिसकी वजह से आपको वो कमेटी बिठानी पड़ी, और जिस वजह से ये चीज लाइट में आई, जो एग्जाम है उसको आप री एग्जाम नहीं करा रहे, इससे ज्यादा विडंबना क्या हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब आपने डीजी को हटा दिया है, आपने सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, आपने एक हाई पावर कमेटी बनाई है जो एनटीए में रिफॉर्म्स लाएगी। पूरे देश में आंदोलन है। और विपक्षियों की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, जो राजनीतिक दृष्टि से हम, क्योंकि इसको देखते नहीं है, ये छात्रों का विषय है और इसको राजनीति से बिल्कुल दूर रखा जाना चाहिए। लेकिन एक आम व्यक्ति भी ये समझ पा रहा है कि इस बार जो नीट 2024 का एग्जाम और उसमें बहुत बड़ी इरेगुलरिटीज हुई है। और इस बात के प्रमाण इससे भी मिलते हैं कि वो जो एक यूजीसी नेट का एग्जाम था वो सेम डे आपको रद्द करना पड़ा। इसी तरह एक और एग्जाम था जो इन्होंने पोस्टपोन किया है। अभी एक रिपोर्ट में देख रहा था जिसमें देखने में आया था कि एनटीए में जो एम्प्लॉयज का स्ट्रक्चर है उसमें परमानेंट एम्प्लॉयज बहुत कम है। इन्होंने अधिकतर एम्प्लॉयज तो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हैं। तो इतना जो सेंसिटिव एक आपकी इंस्टीट्यूशन है जो परीक्षाओं से संबंधित है, और उसमें आपके पास परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं है, जबकि हर अच्छा, एग्जाम में डॉक्टर हजारों आशुतोष, रुपए की फीस स्टूडेंट से ली जाती है। 500 अरब रुपए हाँ, इन्होंने जनरेट लाखों किए हैं करोड़ और रुपए का आपके पास इनका बजट परमानेंट है, एम्प्लॉयज बिल्कुल नहीं है। इतना बिल्कुल। मतलब ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज के जरिए आप इतने बड़े बड़े एग्जाम करवा रहे हैं। मैं इसमें एक चीज जस्ट क्विकली कहना चाहता हूँ। क्या हम भारत के जो चुनाव हैं वो आउटसोर्स्ड एम्प्लॉय से करा लेंगे? हाँ या ना में कोई बिल्कुल जवाब दे मुझे। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इतने बड़े एग्जाम में तो जैसे कलेक्टर और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, इनको नोडल ऑफिसर बनाना चाहिए था, जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास थी। आप देखें जितने भी सेंटर्स पे गड़बड़ियां हुई हैं वहां पे किसी को कुछ पता ही नहीं था। उस जो झज्जर की जो प्रिंसिपल थी उनको ये नहीं पता था कि आपको जो कौन से कोड का पेपर बच्चों को देना है। तो इससे ये भी पता चलता है कि इनकी जो ट्रेनिंग थी एग्जाम से पहले जो होनी चाहिए थी ऑफिशियल्स की, वो बिल्कुल खराब थी। आपका जो गोधरा का जो सिटी कोऑर्डिनेटर था वो पैसे लेके ओएमआर चेंज करने के लिए बैठा था। तो इससे पता चलता है कि आपने जो सिटी कोऑर्डिनेटर्स बनाए थे उनकी इंटीग्रिटी वेरीफाई नहीं की, क्योंकि आपने किसी को भी उठा के इसमें एग्जाम प्रोसेस में इन्वॉल्व कर लिया। 2 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर किया गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वेरीफाई किया होगा। और एक और चीज में इन्होंने 4700 सेंटर बनाए और उसमें से आधे से ज्यादा सेंटर हैं प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या हम शिक्षा पे इतना निवेश नहीं करते कि हमारे पास 4000 सरकारी संस्थाएं ऐसी हों जिनको हम सेंटर बना सकें? तो ये भी बड़ी विडंबना है। इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। इस पे तो कोई चर्चा हो ही नहीं रही है कि हम जब शिक्षा पे अरबों रुपए खर्च करते हैं और जब एग्जाम कराने जाते हैं तो हमारे को प्राइवेट स्कूल्स लेने पड़ते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयज हायर करने पड़ते हैं। तो ये सारा जो पैसा टैक्स पेयर्स का है, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जा रहा है। चारों तरफ लूप होल छोड़ रखे हैं, मतलब हर लेवल पे लूप होल छोड़ रखे हैं एनटीए ने। बड़ी ही मतलब विडंबना है। कैसे कैसे इतने बिल्कुल बच्चों का बिल्कुल एग्जाम करने की वो सोच भी सकते हैं जब उनके पास कुछ है ही बिल्कुल नहीं, सिस्टम कोई रिसोर्सेज नहीं है। सर सर आप लूप होल की बात कर रहे हैं तो उसमें मैं 2-3 चीजें 2 मिनट में जल्दी से ऐड कर देना चाहता हूँ। लूप होल जो सबसे सबसे बड़ा लूप होल ये है कि ओएमआर पे पेपर कंडक्ट करना, और उस ओएमआर पे पेपर कंडक्ट कराना और बच्चों को कार्बन कॉपी ना देना, जबकि कार्बन कॉपी उस ओएमआर में लगी होती है, उसको अपने साथ ले जाना। तो हम ये कैसे मान लें कि उस ओएमआर के साथ आगे किसी ने पेन से गोला नहीं दिया होगा? पेन भी आप ही देते, 5 रुपए की नटराज की पेन आती है, वो आप ही देते। पहली बिल्कुल। बात। गोधरा गोधरा का तो मैं बिल्कुल हर्षित की बात से एग्री करता हूँ। गोधरा में जो मॉड्यूल था वो एग्जैक्टली यही था। उन्होंने बच्चों को ये कहा था कि आपको ओएमआर खाली छोड़ के आनी है और हम सेंटर पे भर देंगे। तो एक तो सेंटर पे भरने का इन्होंने लूप होल छोड़ रखा था, और दूसरा हम कैसे मान लें कि एनटीए में सब काम सही होता है, वहां पे ओएमआर नहीं भरी गई है, वहां पे ओएमआर के साथ मैनिपुलेशन नहीं हुए हैं क्या? जब एनटीए की वर्किंग में रत्ती भर भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आज तक उन्होंने ये नहीं बताया कि ग्रेस मार्क्स हमने कैसे दिए, किस कमेटी ने बनाए, कितने बच्चों को दिए। उन्होंने ठीक है बच्चों का बताया, लेकिन आज भी स्टूडेंट्स के मन में शंका है कि ये संख्या 1563 से कहीं ज्यादा है। रीओपनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन विंडो का जो डाटा था, बहुत सी आरटीआई लगी हैं जिसमें पूछा गया थी कि 24,000 बच्चे हैं, इनके नाम और इनका स्कोर बताया जाए, लेकिन आज तक नहीं बताया। तो एक जो इनकी वर्किंग में
जो ट्रांसपेरेंसी का अभाव दिखाई देता है, उससे स्पष्ट है कि ओएमआर में मैनिपुलेशन होने के पूरे चांसेस है। और हर्षित की बात से मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ। हर्षिन, मैं आपके पास एक बार दोबारा आना चाहूंगा। आपने बताया कि आपका स्कोर 696 था, और मुझे जानकारी मिली है कि आपने सुप्रीम कोर्ट में एक रेट पिटीशन भी लगाई है। तो आई जस्ट वांटेड टू नो दैट व्हाट फोर्स यू टू गो टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। आपको आपने आप में ऐसी क्या व्यवस्था देखी कि आपको सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगानी पड़ी? इनजस्टिस और जो डिजर्व करना करते थे वो नहीं मिला, सो दैट इज व्हाट इट इज अबाउट। एंड ये द ओवरऑल इरेगुलरिटीज एंड वी डिमांड अ रीनीट। बिल्कुल, मतलब आपने अपने सारे जो प्रयास थे, बच्चों ने सब जगह आरटीआई लगाई, सरकार को लेटर लिखे, एनटीए को लेटर लिखे, और जब वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया, आपका संतोषजनक आपको आंसर नहीं मिला, आपकी जो ग्रीवांस थी उसका रिड्रेसल नहीं हुआ, सड़कों पे भी आंदोलन हुए, उसके बावजूद एनटीए ने कोई ऐसा कदम नहीं लिया, सरकार ने भी कोई कदम नहीं लिया, इस वजह से आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। मुझे लगता है कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो 25 लाख छात्रों और उनके परिवारों से जुड़ा हुआ है, जब एक बच्चा तैयारी करता है तो पूरा परिवार उसके साथ लगता है, पूरे परिवार की इकोनॉमी है वो प्रभावित होती है। आज बच्चे, पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को कोटा और सीकर और लाटूर और पता नहीं जितने भी कोचिंग हब्स हैं वहां भेजते हैं, जहाँ की फीस देते हैं। और कई बार तो छोटे छोटे बच्चे अपने घर से पहली बार जाते हैं तो उनके साथ, उनको अकेला नहीं छोड़ा जाता, उनकी माएँ या उनके पिता या उनका परिवार का कोई सदस्य, बड़ा भाई बड़ी बहन उनके साथ जाता है। तो पूरा परिवार 2 साल तक इस नीट एग्जाम की तैयारी में, मैं डॉक्टर समझता आशिक, हूँ कि देखो लगा मेरे हिसाब रहता से है। ये और 25 लाख स्टूडेंट नहीं, ये अगर इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपन जोड़े तो 25 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है मामला है। बिल्कुल, पेरेंट्स है, मैं टीचर्स आपको है, बताना उनके चाहता वेल हूँ विशर्स कि है। 2025 2026 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके पेरेंट्स वरीड हैं। आप सोचिए कि यदि रैंक इन्फ्लेशन अगले साल भी ऐसा ही होता है, इस साल जैसे ऐसा माना जा रहा है कि 655 है, वो 660 के बाद कॉलेज नहीं मिलेगा, अगले साल भी यदि रैंक इन्फ्लेशन होता है तो ये स्कोर है 680 होगा, तो हम अपने बच्चों को ये कहेंगे कि आप 680 का टारगेट लेके पढ़ो, 690, और उसके बाद भी क्या गारंटी है? तो ये बड़ी बड़े दुख की बात है कि बच्चों के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, इनजस्टिस हुआ, लेकिन एनटीए ने कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी कि इन बच्चों की ग्रीवांस है उसको समझ सके, इन्होंने जो आरटीआई लगाई है उसका रिप्लाई कर सके, जो डाटा है उसको अपना, यदि ये 1 लाख बच्चों का रिजल्ट है वेबसाइट पे अपलोड कर देते तो मेरे ख्याल से बहुत से बच्चे संतुष्ट हो सकते थे। और बच्चों का तो ये कहना है कि जब केवल 100 बच्चों के रिजल्ट में इनको इतनी खामियां नजर आ गई और इतना बड़ा जो प्रोटेस्ट शुरू हो गया, तो यदि 1 लाख बच्चों का रिजल्ट अपलोड किया जाएगा तो मुझे लगता है कि कयामत आ जाएगी। ठीक है। रैंक इन्फ्लेशन पे डॉक्टर आशा के, तो मैं हर्षित से पूछना चाहूंगा कि रैंक इन्फ्लेशन के लेकर एनटीए की अपना एक क्लैरिफिकेशन है। आप क्या सोचते हैं रैंक इन्फ्लेशन के बारे में, आपका क्या एनालिसिस है 2024 पे हो? एनटीए इस बात को इसी से जस्टिफाई कर रहा है कि सिलेबस रिडक्शन एंड नंबर ऑफ द क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड। तो पहली बात तो सिलेबस रिडक्शन को तो मैं सिरे से नकार देना चाहता हूँ, क्योंकि सिलेबस रिडक्शन 16 चैप्टर का हुआ है, और वो 16 चैप्टर उनका हुआ है जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके थे चैप्टर, ऑलरेडी कई बार उसका टेस्ट दे चुके थे, बाद में उसको हटा दिया और उसकी जगह कुछ नए सिलेबस ऐड किए गए जो कि काफी एक फैक्ट, क्योंकि बच्चे लैब में जा नहीं रहे थे, लैब में गए नहीं थे, तो प्रैक्टिकल सिलेबस को डेटा उनको रटने थे। अब रट्टी तो पेपर देंगे क्योंकि उनके पास लैब में तो कोई एक्सपेरिमेंट सेटअप तो है नहीं। अब वो ज्यादा उनके लिए बर्डन हो गया। लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, हम सिलेबस रिड्यूस कर दिए हैं बच्चों को बर्डन करने के लिए, बच्चे सुसाइड बहुत ज्यादा कर रहे हैं कोटा में, इस वजह से हम बर्डन कम कर रहे हैं, तो हम सिलेबस घटा रहे हैं। चलिए अच्छा जी। और दूसरी बात बोला, क्वालिफाइड नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए, इस वजह से कॉम्पिटेटिवनेस बढ़ गया बच्चों में, इस वजह से रैंक इन्फ्लेशन। तो क्वालिफाइड, तो मैंने उनसे पूछा कि चलिए आप ही बता दीजिए कि क्वालिफाइड बच्चे का क्या मतलब होता है। तो उन्होंने कहा कि वो बच्चा जो 50 परसेंटाइल स्कोर से ज्यादा तो पाता मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा कि ये आपने क्या कोई कॉन्वर्सेशन हुआ था आपका डायरेक्टर है। जी जनरल से? जी, ऑडियो मैं वॉइस कॉल पे, जिसके मेरे पास साक्ष्य भी हैं, लेकिन मैं उसको, चूंकि एक एथिकल चीजें हैं नहीं करनी चाहिए, तो मैं उसको पब्लिक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका यही कहना था कि क्वालिफाइड डेटा और सिलेबस रिडक्शन का इम्पैक्ट है। तो ये सिलेबस तो उनकी रिडक्शन को तो जो इनका प्रेस रिलीज था उसमें भी इन्होंने 3 कारण दिए थे कि एक तो हम्म सिलेबस रिडक्शन था, एक बच्चों की हम्म कॉम्पिटेंस बढ़ गई है, और एक नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा थे। तो इनको बारी हाँ बारी से आपने बताया कि सिलेबस है वो
कुछ चैप्टर्स घटे थे, और जो घटे थे उनको भी स्टूडेंट्स पहले ही पढ़ चुके थे, क्योंकि जो सिलेबस है वो तो 4-6 महीने पहले आता है, उससे पहले 2 साल से बच्चे पढ़ ही रहे थे। और कुछ सिलेबस ऐड भी हुआ है। इसी के साथ मुझे ये भी जानकारी में आया है कि कुछ क्वेश्चंस थे वो आउट ऑफ सिलेबस भी थे। तो यदि सिलेबस कम होने की वजह से जो इम्पैक्ट होना चाहिए था, वो नए सिलेबस के ऐड होने से और आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चंस आने से, वो मेरे ख्याल से नलीफाई हो जाता है, कंपनसेट हो जाता है मेरे ख्याल से, उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नलीफाई नहीं सर, एक बहुत टफ हो जाता है। अगर मैं एक सिंपल सा बताऊंगा, क्लास 10 का बच्चा है, अगर उसके मैथ्स का कल टेस्ट है, चलिए कल 4 चैप्टर आने हैं। एक है ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा है ज्योमेट्री, तीसरा है प्रोबेबिलिटी, और चौथा है एक बहुत बेसिक चैप्टर इंट्रोडक्शन इन मैथमेटिक्स। तो चलिए मान लीजिए उसका ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री कमजोर है, तो प्रोबेबिलिटी और इंट्रोडक्शन इन मैथमेटिक्स पढ़ के नंबर गेन कर लेगा। लेकिन आपने ये दो बेसिक चैप्टर हटा दिए जो इजी थे बच्चों को स्कोर करना, और अब पूरा पेपर ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री पे आएगा, तो बताइए कहाँ से कंपटीशन घटा। अब तो और घुस घुस के आपको सवाल और बढ़ बढ़ाने जाएगा हैं और चैप्टर। मुश्किल हो गया, और और मुश्किल बढ़ हो गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने एक वो बताया है, बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा क्लैरिफाई किया इसको। और मुझे लगता है हर्षित, जो मैंने आपका एक डाटा देखा था जिसमें बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि रैंक इन्फ्लेशन है वो पर्टिकुलरली 520 से 620 वाले जो स्लैब है उसमें ज्यादा है। तो यदि पेपर आसान होता तो मुझे लगता है कि 320 से 420 वाला जो एक स्लैब है उसमें भी बच्चों की संख्या बढ़नी चाहिए थी। तो ये तर्क तो एनटीए का इसी बात से खारिज हो जाता है कि 520 केवल जो रैंक इन्फ्लेशन है वो 520 से 620 से 720 वाले जो स्कोर रेंज है उसमें क्यों दिखाई दे रहा है। क्या कहना है आपका? सर बिल्कुल सर, मैं वो डाटा आपके सामने एक बेसिक पढ़ देता हूँ, क्योंकि पूरा तो शायद मैं अजय से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रेजेंटेशन में दिखा दे बाद में इसको। तो मैं बेसिक बता देता हूँ कि 2021, 22, 23, 24, अब सर देखिए, एनटीए बार बार पहले बहुत चिल्ला रही थी कि 3 लाख बच्चे बढ़ गए, 3 लाख बच्चे बढ़ गए, लेकिन अब शायद वो उसको बैक करें, वो भी बात दोबारा नहीं बोल रहे हैं। तो चूंकि अब हमने परसेंटेज में उनसे बात करना शुरू कर दिया है। 2021 में 15,44,000 बच्चे बैठे, 15,44,000 बच्चे बैठे, और जिसमें से 0.74% बच्चे ऐसे थे जिनका स्कोर था 620 से 720 ब्रैकेट। अगले साल 17,64,000 बच्चे बैठे, हमने इसको भी कंसिडर कर लिया, जो इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ कैंडिडेट का, तो उसमें 0.73% बच्चे। 23 में फिर 3 लाख बच्चे बढ़ गए हैं, 20,36,36,000 बच्चे बैठते हैं, जिसमें 0.92% बच्चे हैं जो इस ब्रैकेट में हैं। लेकिन 2024 में ऐसा क्या हो गया है, ये मुझे लगता है कि ये ईवीएम हैक हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये जो ओएमआर हुआ वो तो एकदम हैक ही हो गया। 23,33,000 बच्चे में से 2.52% बच्चे ऐसे थे जिनके ब्रैकेट जो जिनका स्कोर था 620 से 720 के ब्रैकेट में आ गया। अच्छा भाई, लेकिन अब मैं चलिए नीचे की बात कर लेता हूँ कि 320 से 420 नंबर, जो कि स्कोर करना बहुत आसान होता है, ये 2021, 22, 23, 24 ये चारों साल में 9% ही रहा। ऐसा क्यों? बिल्कुल, आपने बहुत सही तरीके से एनालाइज किया है। आपका ये कहना है कि यदि एनटीए की इस तर्क को माना जाए कि जो रैंक इन्फ्लेशन है वो कम सिलेबस की वजह से, या बच्चों की कॉम्पिटेंस बढ़ने की वजह से, या डिफिकल्टी लेवल कम था एग्जाम का, इस वजह से यदि रैंक इन्फ्लेशन हुआ है, तो ये रैंक इन्फ्लेशन सभी को स्कोर रेंज में दिखाई देना चाहिए था। जी जबकि बिल्कुल, क्योंकि 320 कोई से भी 420 वाला जो स्कोर रेंज है उसमें तो कोई इन्फ्लेशन है ही नहीं। तो ये बड़ी बिल्कुल अजीब सर, सी बात है, और इसको स्टेटिस्टिक्स जो समझते हैं वो इसमें बहुत बड़ी त्रुटि है, वो बहुत बड़ी अनियमितता को नहीं डॉक्टर देखने आशीष के लिए। यादव, मैंने ये जो डेटा है ये मैंने चैट जीपीटी में फीड किए थे एआई की मदद से। वो एआई का क्लियर कट था कि दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। क्लियर कट उसने स्कैम का डेफिनेटली बोला है कि इसमें कहीं ना कहीं स्कैम है, ये पॉसिबल नहीं। मतलब एआई खुद कह रही है, डॉक्टर एआई खुद डॉक्टर बोल पुष्पेंद्र ने भी इस डाटा पे काफी काम किया। डॉक्टर जी पुष्पेंद्र, सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं सोर्स बता दूं कि हमने डेटा कहाँ से कलेक्ट किया, क्योंकि वन शुड डिक्लेयर कि हमने डेटा कहाँ से लिया, बिकॉज इफ वी वांट टू शो कि देयर वाज अ रैंक इन्फ्लेशन वी कैन बी बायस्ड। तो जो जो डेटा हमने लिया है वो डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनकी जो कट ऑफ है, जो कि पब्लिक डोमेन में है, उससे लिया है कि इतने नंबर पे लास्ट रैंक क्या थी। तो उसमें यूपी की जो ऑल इंडिया वाली और स्टेट वाली दोनों हमने देखी। फिर उसके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उन्होंने भी ये डेटा ये शेयर करते हैं जब भी एग्जाम आता है, रिजल्ट आता है फॉर काउंसलिंग। तो उसमें सर अब ये हर्षित ने बहुत अच्छे से बताया कि 2.5% बच्चे जो हैं वो उस ब्रैकेट में हैं। अगर मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में देखूं तो 2021, 22 और 23 को टोटल मिला के 620 टू 720 की जो रेंज है उसमें 43,000 43,000 स्टूडेंट्स आर देयर।
और सिर्फ इस साल 59,000 है। तो सिर्फ एक साल पिछले 3 साल के मिलाने के बाद भी ज्यादा है। दिस इज दी इम्प्रेशन। एंड जैसा कि हर्षित ने कहा कि वो जो अगर सिलेबस आसान होता तो क्या वो शिफ्ट जो ही थी वो पूरी की पूरी राइटवर्ड शिफ्ट होती? एक स्पाइक क्यों देख रहे हैं हम? तो स्टेटिस्टिकली दिस इज एन आउटलायर एग्जाम which is not explained by the decreased syllabus or the so called increase in the number of students। ना तो ये इस चीज से एक्सप्लेन होता है कि सिलेबस कम हुआ, ना इस चीज से एक्सप्लेन होता है कि बच्चे ज्यादा एग्जाम में बैठे, क्योंकि अगर होता बिल्कुल तो सर, डिस्ट्रीब्यूशन वही रहता, एक स्पाइक बिल्कुल नहीं सर। आती। और जितने भी हमारे 25 लाख बच्चे हैं, सबको पता होगा, सब इकोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी में, सबको पता होता है कि एनर्जी का जो फ्लो होता है वो अपराइट पिरामिड होता है, जिसका बेस बहुत बड़ा होता है और एपेक्स होता है वो छोटा होता है। तो इस मेरे कहने का मतलब है कि जो बच्चों का डेंसिटी होता है लोअर मार्क्स पे वो ज्यादा होता है, जैसे जैसे मार्क्स बढ़ते जाते हैं वो एपेक्स श्रिंक होता जाता है, ऊपर बहुत कम बच्चे रहते हैं। यही कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पर्पस भी है कि पर्पस ऑफ रिजेक्शन, हमें रिजेक्ट करना है ताकि एपेक्स 3 मिलियन छाटना है। तो अब ये पिरामिड जो है ये अपराइट पिरामिड नहीं है, ये बेल शेप पिरामिड, ये बेल शेप पिरामिड है जिसका अपेक्स बिल्कुल और बिल्कुल बेस बराबर है। हर्षित, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि यदि कोई विशेषज्ञ जो स्टेटिस्टिक्स में थोड़ी भी दिलचस्पी रखता है वो केवल इस ग्राफ को और ये डाटा है इसको देख के बता सकता है कि इस रिजल्ट में बहुत बड़ी खामी है, बहुत बड़ी त्रुटि है, बहुत बड़ी अनियमितता की संभावना है। अ, तो ये अभी तक हमने डिस्कस किया कि जो एग्जाम की जो सैंक्टिटी है वो बिल्कुल वॉयलेट हुई, एनटीए की क्रेडिबिलिटी दांव पे लगी हुई है। डॉक्टर पुष्पेंद्र, मैं अब आपसे एक गंभीर प्रश्न पूछना चाहता हूँ, और ये प्रश्न है वो मीडिया में भी बहुत तेजी से उठाया जा रहा है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अब जब सरकार ने, ठीक है देर से जागी सरकार, ये जो आक्रोश था ये 4 जून को जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन शुरू हो गया था, लेकिन अभी पिछले 2-3 दिन में सरकार में कुछ हरकत हुई। उन्होंने, ठीक है, एक पहले एनटीए ने खुद की कमेटी बनाई, हालांकि उस कमेटी का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जिस पे आरोप लगे हैं वही यदि खुद की जांच करेगा तो उस जांच के परिणाम क्या होंगे कोई भी समझ सकता है। अभी पिछले दिनों 2-3 दिन पहले सरकार ने एक वहाँ के जो डीजी थे सुबोध साय साहब उनको हटा दिया है, और जांच है वो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट से लेके सीबीआई को दे दी है। जबकि इसमें भी बड़ी एक आश्चर्य की बात है कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने एनटीए से कई बार दस्तावेज मांगे, कई बार रेफरेंस पेपर मांगे, और उनको 3 या 4 लीगल नोटिस देने पड़े। और 20 जून को, यानी आज से मात्र 5 दिन पहले, उन्होंने वो जो पेपर हैं वो जब ईओयू की टीम खुद एनटीए में आई है तब उनको वो दस्तावेज मिले। चलो जो भी हुआ, ये बच्चों का भाग्य है कि सरकारें इतनी शिथिल होती हैं, संस्थाएं इतनी अकर्मण्य होती हैं। लेकिन अब जब सरकार ने डीजी को हटा दिया है, सीबीआई को जांच दे दी है, तो अब भी छात्रों का गुस्सा है वो ठंडा क्यों नहीं हो रहा है? अब भी उतना ही आक्रोश क्यों है? जी सर। डॉक्टर पुष्पेंद्र। सर जी सर, एक आपने बहुत अच्छे से बताया कि एनटीए का जो क्रेडिबिलिटी है वो तो नाउ इन टैटर्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में, जीरो हो गई है, बिल्कुल टुकड़ों में है, छिन छिन हो गई है। क्योंकि वो कोऑपरेट ये अभी तक प्रो करी है, और आई होप कि सीबीआई भी इसको सिरे तक लेके जाए। तो हर क्राइम के दो पहलू होते हैं जस्टिस डिलीवर करने के। एक होता है रेट्रीब्यूशन, कि न्याय मिले, और दूसरा होता है डेटरेंस, कि आगे से कोई डरे उस क्राइम को करने से। तो यहाँ पे एक विक्टिम है स्टूडेंट्स, क्या उनको न्याय मिला है? अभी तक नहीं मिला। दूसरी चीज जो सरकार कह रही है वो मैं मानता हूं कि सीबीआई की इंक्वायरी से वो कल्प्रिट्स को पकड़ेंगी, और शायद अगर कभी उनको सजा हो तो रेट्रीब्यूशन, सॉरी डेटरेंस होगा, कि आगे कोई इस चीज को करेगा नहीं, अगर वो जल्दी ही फास्ट ट्रैक होके अगर सजा मिली। लेकिन कहाँ, जहां से ये चीज शुरू हुई, इतनी बड़ी, इतना बड़ा स्कैम, तो उसके विक्टिम्स को न्याय कब मिलेगा? वो चीज तो तभी होगी अगर आप पूरा एक लेवल प्लेइंग फील्ड दोबारा करें, पूरा रीसेट करें, और इसको चाहते ना चाहते हुए भी सरकार इसको री एग्जाम करे। अब क्यों नहीं कर रही, ये उनकी हो सकता है राजनीतिक कारण है या क्या है, मैं कह नहीं सकता। लेकिन जब तक वो नहीं होगा, वी आर जस्ट
looking at one part of the solution. और बिल्कुल तीसरी आपने चीज सर सही मैं इसमें कहा। मांगूंगा कि इसमें तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको कॉम्पनसेशन देना चाहिए, उनको मेंटल हेरेसमेंट हुई है, उनका फाइनेंशियल लॉस हुआ है, दोबारा कैसे पढ़ेंगे वो, इनको तो फाइनेंशियल द एनटीए शुड बी टेकन टू कोर्ट फॉर कॉम्पनसेशन। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है, क्योंकि बच्चों का पिछले जिस दिन से रिजल्ट आया 4 जून से एक एक मिनट उनका मानसिक घोर मानसिक यंत्रणा से गुजर रहे हैं। वो उनको ये नहीं पता कि उनको दोबारा पढ़ना पड़ सकता है, या वो सेलिब्रेट करें या अपने ड्रॉप की तैयारी करें। तो ये बड़े एक मझधार में छोड़ दिया गया है बच्चों को। और इन बच्चों को जो मानसिक मानसिक पीड़ा हुई है, मानसिक यंत्रणा से गुजरना पड़ा है, उसके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई मैकेनिज्म निकलनी चाहिए जिसमें कंपनसेशन हो। तो बल्कि आशा डॉक्टर करते हैं अशोक, इस कि कंपेंसेशन के लिए भी एक कोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए। बिल्कुल, ये मुझे लगता इसके है कि जो ये आपकी जो एनटीए है ये ऑटोनोमस बॉडी है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दे आर लायबल, इनको जवाब देना पड़ेगा। और कोई ना कोई पेरेंट्स या संस्थाएं हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इनको जरूर लेके जाएंगे, और बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए इनको कंपनसेट करना पड़ेगा। बिकॉज ये जो भी सर्विसेज देते हैं वो बच्चों से फीस लेके करते हैं। एग्जाम होता है तो 2,000, 2,500, 3,000 फीस दी जाती है, उसके बदले में इनको सर्विसेज देनी पड़ती हैं, और सर्विसेज देने में इनसे गंभीर लापरवाही हुई है। और इसका जो नेग्लिजेंस है, इसका जो कंपनसेशन है ये ड्यू है। ये मुझे लगता है कि आगे चल के जो पेरेंट्स हैं वो जरूर इस विषय का संज्ञान लेंगे, और कोई ना कोई पेरेंट है वो या संस्था है वो कंज्यूमर कोर्ट में जरूर जाएगा। डॉक्टर सर अशोक, अगर रही इससे एक सर मैं बात भी कुछ बहुत कहना अच्छी, चाहता हूँ। या अर्षित बोलो। सर रही बात सरकार के स्टैंड की, तो सरकार का स्टैंड तो आप सब देख ही रहे हैं। उन्होंने वो शिक्षा मंत्री जी आके बोलते हैं कि आई एम योर गार्डियन, मैं आपके पिता बड़े भाई की तरह हूँ। और ऐसा कौन सा पिता और बड़ा भाई होता है जो 48 डिग्री टेम्परेचर में बच्चे बाहर सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटते हैं, 18-17 साल के बच्चे, और वो गार्डियन घर में बैठ के एसी में मंत्रालय में बैठ के ये ज्ञान देता है कि ये नहीं ये हुआ, वो नहीं वो हुआ। तो इस पे एक मैं डॉक्टर कुमार विश्वास की एक लाइन है, उसको कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, तुम निकले थे लेने स्वराज सूरज की सुर्ख गवाही में, पर आज स्वयं टिमटिमा रहे हो जुगनू सी नौकरशाही। खुद से अधिकार छिने ऐसी सरकार बनाकर क्या पाया, जो शिलालेख बनता उसको अखबार बनाकर क्या पाया। और बहुत बढ़िया। सत्ता के सहचर संघर्षी सपनों की टूटन क्या जाने। तो ठीक है सर, आप अगला क्वेश्चन पूछिए, मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। सर मैं अभी मैं हमने सिर्फ एक चीज सर इसमें डॉक्टर कहना अशोक चाहूंगा, यादव, जो एक सर जो बात निकल के सर आई मैं थी एक चीज कहना चाहूंगा, या जो हर्षित कह रहे हैं ये मैं समझ सकता हूं उनकी वेदना। और ये अगर हमने करेक्टिव स्टेप नहीं लिया और बच्चों को चांस नहीं दिया एग्जाम में दोबारा बैठने का, तो ये सारे बच्चों का पूरी शिक्षा प्रणाली क्या पूरे तंत्र से विश्वास उठ जाएगा। हमें ये सोचना चाहिए। इस देश द में जो फैक्ट कि वो अराजकता का माहौल है, ये सरकार लगता है भूल गई है कि इस देश ने अभी भी मंगल पांडे और भगत सिंह पैदा करना नहीं छोड़ा है। बिल्कुल इसी नोट पे इसको हम इस याद रखना चाहिए, चर्चा को चेतावनी खत्म देना करना चाहता हूँ। चाहेंगे अजय। और बिल्कुल ये बिल्कुल जो सीरीज है हम जारी रखेंगे, और आगे आने वाले जो एडिशंस होंगे उनमें और से जो अभिभावक हैं, शिक्षाविद हैं, बच्चे हैं, उनसे हम इस पे चर्चा जारी रखेंगे। इसी के साथ मैं अपने सभी बिल्कुल। पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमने सुने हर्षित और हर्षिल के विचार, इनके थॉट्स नीट 2024 के बारे में, और जिस तरह से इन्होंने पूरी सिचुएशन को एनालाइज किया है और जिस तरह से ये लोग डटे हुए हैं, तो ये बात निश्चित है कि ये निश्चित रूप से इनका संघर्ष सफल होगा और री नीट 2024 जरूर संपन्न होगा। ये हम लोग दुआ करते हैं भगवान से कि इनका संघर्ष खराब नहीं जाए और इनको ज़रूर से न्याय मिले। अगले पॉडकास्ट में हम लोग फिर से आपसे मिलेंगे। थैंक यू।